Good evening, everybody. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science Channel for Unlimited Learning. ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस क्या होती है ये देखेंगे, प्रोसेस कैसे काम करती है, कैसे स्टोर रहती है मेन मेमोरी के अंदर, वो देखेंगे। फिर कंटेक्स्ट स्विच नाम की एक बहुत बड़ी टर्म यूज करते हैं हम लोग, हर जगह पे यूज में आती है, वो समझेंगे कि होती क्या है। और फिर हम प्रोसेस के अलग अलग स्टेट्स के बारे में समझेंगे कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है सिस्टम के अंदर, तब उसके एग्जीक्यूशन के दौरान टोटल कितनी अलग अलग टाइप की स्टेट्स में वो रह सकती है। इस पूरे सेशन के दौरान इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आइए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज चैनल लीड काम करता हूं। यह है मेरा प्रोफाइल, गेट की रैंक, मास्टर्स एक्सपीरियंस, और आप सब लोगों के लिए काफी सारे सेशंस में फ्रीली अवेलेबल कराता हूं इस चैनल पे और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देखिएगा, स्पेशल क्लास सेक्शन में मिलेंगे, सब फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। कल भी एक सेशन होने वाला है 2:30 PM पे, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। कल सुबह डीबीएमएस की क्लास मैं जब लूंगा तब आपको और डिटेल बता दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा। बट आइएगा जरूर, फ्री क्लास है, इंटरैक्टिव रहेगी, मजा जरूर आएगा और बहुत बहुत सारा मजा आएगा। तो चलिए आज का सेशन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे और सीधे से हम जाएंगे आज के टॉपिक पे। तो क्या बात की थी हमने कल? बेसिक से बात की थी। मैंने कहा था 15 दिन में आपको पूरा पूरा का पूरा सेशन जो है वो कंप्लीट कर देंगे। आज का सेशन में पहली चीज हम आज जो देखने वाले हैं वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। हर्ष झा पूछते हैं, आर यू स्टिल सिक, यू सीम अनकंफर्टेबल इन स्पीकिंग। हर्ष, मुझे सर्जरी हुई थी, मेरा एक दांत निकल गया था, मैं लेके आया था, ये दांत निकलवाना पड़ा था जबरदस्ती। तो वो जो जॉ लाइन है अभी भी पेन बहुत ज्यादा है। पेन किलर ले लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मॉर्निंग की क्लास नहीं ले पाया, यहाँ भी थोड़ा सा डिले हुआ बिकॉज ऑफ दैट कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता था, फिर से मैं आपके पास वापस पढ़ाने के लिए आ पाऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट आज पढ़ेंगे, फिर सीपीयू शेड्यूलिंग कल से स्टार्ट कर देंगे। 15 डेज का ये प्लान मैंने आपको बताया था। 15 डेज में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को वहां वहां टच करके आ जाएंगे जहां जहां हमें जरूरत है और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आज का सेशन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन चाहे ना लाए, बट कहीं ना कहीं ऐसी लर्निंग आपको देगा जो आगे की चीजों में आपको समझने में आसानी देगा कि प्रोसेस होती क्या है, कंटेक्स्ट स्विच किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में बात करेंगे आगे। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह एक मैसेज आपसे चाहूंगा मैं कि आप लोग रेडी हैं या नहीं, जल्दी से बता दो। अगर आप लोग रेडी हैं तो हम स्टार्ट करेंगे सेशन को जल्दी से। चलिए, आप लोग रेडी हैं नहीं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके अलावा आप लोग ये भी लिखेंगे कि आप अभी किस ईयर में हैं। आप सेकेंड ईयर में हैं अभी और साथ में मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, या पास्ड आउट हैं, ये भी मुझे जरूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस ईयर में किस तरीके की मेहनत कर रहे हैं अभी। चलिए, तो प्रोसेस होती क्या है? प्रोसेस, देखिए हम लिखते हैं प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में, है ना? तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जो प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम को प्रोसेस नहीं कहते। एक प्रोग्राम जब रन करने जाता है ना तब प्रोसेस बनता है। सर अंतर क्या है? अंतर बहुत बड़ा है। एक प्रोग्राम जब हमने लिखा, उस प्रोग्राम में होते हैं इंस्ट्रक्शंस जो कंपाइल होके कंपाइलर जनरेट करता है ना इंस्ट्रक्शन सीपीयू के लिए, वो। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें ऐड होता है रन टाइम एक्टिविटी। रन टाइम एक्टिविटी मतलब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए दूसरी डिटेल जो है इस प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होती है और तब जाके ये प्रोग्राम जो है वो बनता है प्रोसेस। तो जब भी कभी बात आएगी ना प्रोसेस और प्रोग्राम की, अब एज टेक्निकल स्टूडेंट, एज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आप इन दोनों टर्म को अलग अलग यूज करेंगे, प्रोसेस और प्रोग्राम। ठीक है? प्रोग्राम क्या है? इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है जो कोई भी प्रोग्रामर लिखता है। फिर अगर आप उसे रन करने की कोशिश करते हो तो रन करते टाइम उसमें रन टाइम एक्टिविटी ऐड हो जाती है और फिर बनता है वो प्रोसेस। अच्छी बात है सर। अब अगर प्रोसेस है तो आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हो, अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। बाकी की सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, बाकी मेनली तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज प्रोसेस। बट सर रन टाइम एक्टिविटी
होती क्या है। देखिए, आप हो एक नॉर्मल पर्सन, है ना, नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन हो, बट जैसे ही आप चाहते हो कि आप किसी बैंक के कस्टमर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप बैंक के कस्टमर बनो, तो इस पर्सन के साथ में उस बैंक की कुछ डिटेल्स अटैच हो जाती हैं कि उस बैंक में आपने एक अकाउंट खुलवाया, अकाउंट का नंबर मिला, आपको एक कस्टमर आईडी मिला, फिर उसमें अमाउंट मिला, किस ब्रांच में खुलवाया ये डिटेल पता चली। ये डिटेल आपके साथ ऐड हो गई तो आप एज ए नॉर्मल पर्सन आप बैंक के क्या बन गए, कस्टमर बन गए, रनिंग कस्टमर। आई बात समझ में। तो यही सेम चीज होती है प्रोसेस में भी, कि जब प्रोग्राम को रन करने जाते हैं तो प्रोग्राम के साथ में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दी जाती है जो उस प्रोग्राम को रन करने में मदद करती है। वो है क्या, कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात है। अब प्रोग्राम को रन करना है तो प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करना पड़ेगा ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां लिखूंगा। जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा जहां पे आपने 3 वेरिएबल बनाए ए बी सी इंटीजर टाइप के, फिर आपने लिखा सी इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू a प्लस बी। जो भी प्रोग्राम आपने लिखा, जब आप कोई वेरिएबल्स बनाते हो तो ये तो आपने खाली प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ना, इन वेरिएबल को जगह मिलनी चाहिए ना, वेरिएबल को मेन मेमोरी में जगह मिलनी चाहिए ना। ए के लिए कुछ स्पेस रहेगी जहां पे ए की वैल्यू आप रख सकते हो, बी को अलग से जगह चाहिए जहां पे आप बी को रख सकते हो, सी के लिए अलग से चाहिए जहां पे आप सी की वैल्यू रख सकते हो। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनकी स्पेस अलग से लगती है। जी हाँ, इसके अलावा और भी दूसरी स्पेस लगती है जिन्हें हम क्या किस में इंक्लूड करते हैं, रन टाइम एक्टिविटी में। किस में इंक्लूड करते हैं, रन टाइम एक्टिविटी में। ठीक है, चलिए अब एक सिंपल सी चीज हम देखते हैं कि प्रोसेस एज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। एक प्रोसेस की डेफिनेशन होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस आते हैं, फिर प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन होता है, हाउ अ प्रोसेस स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी में रहना तो जरूरी है, यस डेफिनेटली, रनिंग प्रोसेस है तो वो तो मेन मेमोरी में, रैम में रहेगी ना। तो कैसे एक प्रोसेस को मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में, वो क्या है मैं देखता हूं, थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। फिर क्या क्या ऑपरेशंस आप प्रोसेस पे कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो नई प्रोसेस, प्रोसेस को कंप्लीट करके टर्मिनेट कर सकते हो, एक प्रोसेस को ब्लॉक किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। मल्टीपल ऑपरेशंस हैं जो इस प्रोसेस पे परफॉर्म किए जा सकते हैं सिस्टम के अंदर। फिर होते हैं प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं कुछ ऐसे मैट्रिक जिनकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है उस प्रोसेस को। इसके बारे में भी हम बात करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, एक एक करके इन दोनों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। पहले ये देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। अ प्रोसेस is stored in 4 sections in main memory। हर एक प्रोसेस को आप 4 सेक्शंस में स्टोर करते हो मेन मेमोरी के अंदर, ईच प्रोसेस। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ यूजर प्रोसेस की बात। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जितनी भी प्रोसेस हैं उनके लिए ये बात चल रही है, ओएस के लिए नहीं। ओएस अपना कंट्रोल अपने हिसाब से रखता है, ओएस को पूरा मेन मेमोरी में कैसे रखना है वो ओएस जानता है, बाकी प्रोसेसेस को कैसे रखना है ये हम देख रहे हैं। तो हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के हिसाब से बहुत सारी प्रोसेसेस हो सकती है। हम बोलते हैं ना प्रोसेस P1 भी है मेन मेमोरी में, P2 भी है, P3 भी है, P4 भी है। तो कोई एक प्रोसेस को अगर हम ऐसे खोल के देखें तो उसमें क्या है, उसमें है हर एक प्रोसेस के अंदर 4 सेक्शंस। एक सेक्शन है कोड सेक्शन, दूसरा है डेटा सेक्शन, तीसरा है हीप और चौथा है स्टैक। अब ये जो कोड सेक्शन और डेटा सेक्शन है इनकी साइज तो होती है फिक्स, तो जब भी कोई प्रोसेस बनेगी तो ये हो जाएंगे कंफर्मली कि इतनी ही साइज के रहेंगे, तो इसीलिए यहां पे फिक्स साइज के दे रखे हैं। हीप और स्टैक जो है रन टाइम पे इनकी साइज घट बढ़ सकती है, ग्रो या श्रिंक हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ी जाती है। वो स्पेस कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। हीप
चाहे तो इधर ग्रो कर सकती है, स्टैक चाहे तो इधर ग्रो कर सकती है, ये एम्प्टी स्पेस रखती बीच में ताकि इस एम्प्टी स्पेस को यूज किया जा सके। अब जल्दी से बताओ इन चारों सेक्शंस में क्या क्या स्टोर होता है, आप लोग को पता है ना इन चारों सेक्शंस में क्या क्या रहता है, जल्दी से बताओ। कोड सेक्शन में क्या स्टोर रहता है प्रोसेस का, इंस्ट्रक्शंस। तो जो हमने प्रोग्राम बताए थे ना वो प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं, इस कोड सेक्शन में। डेटा सेक्शन में क्या होता है, डेटा सेक्शन में जितने भी आपने इस प्रोग्राम में ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल्स रखे हैं वो रहते हैं। फिर हीप में क्या होता है, हीप में रहता है डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। मतलब रन टाइम पे अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डायनामिकली मेमोरी अलोकेट करना चाहते हो, जैसे सी लैंग्वेज में एम अलॉक सी अलॉक के थ्रू करते हो ना, तो वो कहां से आता है, इस हीप में दिया जाता है ना। जैसे कि आप जावा लैंग्वेज में क्या करते हो, अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हो तो उसको इंस्टेंशिएट करने के टाइम पे मेमोरी मिलती है, तो कहां से मिलेगी, हीप से मिलेगी। तो ये हीप वो सेक्शन है जब रन टाइम पे आप किसी प्रोसेस को रन करते हो और जब सीपीयू में वो रन हो रहा है और तब किसी मेमोरी की उसको जरूरत लगती है, एक्स्ट्रा एडिशनल मेमोरी की जरूरत लगती है, तो कहां से दी जाती है, हीप से। तो हीप क्या करता है, ये रिजर्व रहता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज में आता है हीप पार्ट। स्टैक पार्ट क्या होता है, यहां पे रहता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जब भी कोई नया फंक्शन कॉल होता है तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है और वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहां पे स्टैक पे पुश हो जाता है। अब इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या होते हैं, इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में लोकल वेरिएबल्स होते हैं जिस फंक्शन को आपने कॉल किया उसके, फिर रिटर्न एड्रेस होता है जहां से आप फंक्शन से वापस जाओगे तो वो रिटर्न एड्रेस यहां पे रहता है। जब हम बोलते हैं ना रिटर्न एड्रेस इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, वो ये रिटर्न एड्रेस यहां स्टैक पे जाता है। इसके अलावा आपके पास फंक्शन पैरामीटर्स भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम यहां नहीं लिख रहे हैं, बस फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि फंक्शन को अगर आपने किसी पैरामीटर से कॉल किया है तो वहां उस कॉल्ड फंक्शन में जो जो पैरामीटर्स हैं वो सब भी यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, यहाँ पे मेमोरी अलोकेट करते हैं उनकी। तो हर एक प्रोसेस के ऐसे 4 सेक्शंस अपने अपने होते हैं। P2 के अपना स्टैक हीप रहेगा, डेटा सेक्शन कोड सेक्शन रहेगा, P3 का अपना, P4 का अपना। सारी प्रोसेसेस इस तरीके से 4 पार्ट्स में स्टोर रहती है। ठीक है, याद रखिएगा ये 4 पार्ट बहुत जरूरी है याद रखना। अब बात आती है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को अगर कंट्रोल करना चाहता है तो उसके एट्रीब्यूट्स स्टोर करके रखता है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या, हर एक प्रोसेस की एक आईडी देता है वो, ताकि हर एक प्रोसेस को क्या कर पाए, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। फिर हर एक प्रोसेस का टाइप पता रहता है ओएस को कि ये बैकग्राउंड वाली प्रोसेस है, कि ये फोरग्राउंड वाली प्रोसेस है, ये सिस्टम प्रोसेस है, किस टाइप की है वो टाइप। प्रोसेस का साइज कि मेन मेमोरी में इसको कितनी साइज लग रही है। फिर मेमोरी लिमिट्स कि मेन मेमोरी में कहां से लेके कहां तक, कहां से लेके कहां तक ये प्रोसेस स्टोर्ड है उसकी लिमिट। फिर प्रायोरिटी, इस प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी है। स्टेट, करंट प्रोसेस का स्टेट क्या है, क्या प्रोसेस रनिंग में है कि ब्लॉक्ड है कि वेटिंग में है, क्या कर रही है। फिर लिस्ट ऑफ फाइल्स, अगर इस प्रोसेस में आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है तो उनकी फाइल्स की लिस्ट भी यहां रहती है। अच्छा, अब आपको इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। क्या आप मल्टीपल पीपीटी फाइल्स एक साथ खोल सकते हो आपके फोन में या आपके लैपटॉप में, लेट्स से लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में आपके पास 2 पीपीटी फाइल्स हैं जो आपको ओपन करनी है, क्या दोनों एक साथ पैरेलली ओपन कर सकते हो, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर तो एक ही है सर, ओपन करने का सॉफ्टवेयर तो एक ही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। पर उस एक प्रोसेस में आपने 2 फाइल ओपन कर रखी है, दोनों फाइल ओपन रहेगी, जी हां। तो एक प्रोसेस है माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी या पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, प्रोसेस का नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आपने ओपन किया, उसमें आपने 2 फाइल ओपन कर ली, एक फाइल नंबर 1, दूसरी फाइल नंबर 2। कौन कौन सी फाइल ओपन की, 2 फाइल, उनकी लिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है कि इस प्रोसेस में कौन कौन सी फाइल एक्सेस हो रही है, तो उनकी लिस्ट भी रहती है। अगर किसी प्रोसेस ने कोई डिवाइस को एक्सेस कर रखा है तो उस प्रोसेस की लिस्ट ऑफ डिवाइसेस भी रहती है। सर क्यों, क्यों रख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इन एट्रीब्यूट्स को, क्यों रखता है, ताकि कंट्रोल कर सके किसको,
प्रोसेसेस को। तो ये जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एक कलेक्टिवली एक बॉक्स में या एक ब्लॉक में रहती है, एक कलेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर में रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में, जिसे बोलते हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या प्रोसेस डिस्क्रिप्टर। तो ये प्रोसेस डिस्क्रिप्टर प्रोसेसर नहीं है, प्रोसेस है। प्रोसेस डिस्क्रिप्टर या फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, इसके ये जो पूरा जो भी कुछ है ये पूरा उस पीसीबी में रहता है। तो आप थोड़ा इमेजिन इस तरीके से कर सकते हो कि आपका मेन मेमोरी है, यहाँ पे मेन मेमोरी में स्टार्टिंग पार्ट में तो ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है और बचे पार्ट में है प्रोसेसेस। लेट्स से 4 प्रोसेसेस है, P1 P2 P3 P4। अब इन 4 प्रोसेसेस के चारों के 4 पार्ट होंगे। यहाँ पे भी हीप स्टैक डेटा सेक्शन कोड सेक्शन, इसका भी हीप स्टैक कोड सेक्शन डेटा सेक्शन अलग अलग होगा। बट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में पीसीबीज रहेंगे, P1 का पीसीबी रहेगा, P2 का पीसीबी रहेगा, P3 का और पीसीबी रहेगा P4 का। इन पीसीबीज में क्या क्या रहेंगे, हर एक प्रोसेस का आईडी, हर एक प्रोसेस का सब कुछ पूरी डिटेल यहाँ पे ओएस अपने कंट्रोल में रखता है। ये पीसीबीज ओएस ही एक्सेस कर सकता है, प्रोसेसेस अपना पीसीबी एक्सेस नहीं कर सकती। याद रखिएगा, प्रोसेस अपना पीसीबी एक्सेस नहीं कर सकती, ये ओएस के पास रहता है, ओएस कंट्रोल करता है। इससे इन पीसीबी से ही प्रोसेसेस कंट्रोल होती है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता रहे कि कौन सी प्रोसेस कहाँ कहाँ स्टोर्ड है मेमोरी में, क्या क्या कर रही है, उसके क्या क्या फाइल्स ओपन है, क्या क्या डिवाइसेस लग रही हैं, सब कुछ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनमें ना रजिस्टर्स की भी नाम दे रखे हैं, प्रोग्राम काउंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, और जितने सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं उनकी भी वैल्यू होती है। जी हाँ, क्यों क्यों जरूरत है, किस चीज की जरूरत है इनकी? देखो, एक सिंपल सी चीज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, एक प्रोसीजर। आपने एक प्रोसेस रन करने की कोशिश की, डबल क्लिक किया आपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो वो प्रोसेस पहले मेन मेमोरी में आती है। कौन लेके आता है? ओएस लेके आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जो मेन मेमोरी में उस प्रोसेस को लेके आता है, एक जगह से स्पेसिफिक जगह पे स्टोर करा देता है, यहां से यहां जहां जगह उसको फ्री मिलती है वहां। उसके बाद, है ना, मतलब कि 4 सेक्शन बना दिए, ये चारों सेक्शन को स्टोर कर दिया। उसके बाद उसका पीसीबी बनाया, पीसीबी बनाने में क्या किया, उसका आईडी दे दिया, उसका लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, टाइप, साइज एटसेट्रा, मेमोरी में कहां से कहां स्टोर्ड है, सब कुछ दे दिया। अब जब ये प्रोसेस रन करने के लिए जाएगी तो इसका पहला इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टोर्ड है? इसका पहला इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है लेट्स से एड्रेस 510 पे। इसका पहला इंस्ट्रक्शन यहां पे स्टोर्ड है जो कि सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, उसके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको मेमोरी में जगह रखवाई। फिर पता चला कि इसका जो कोड सेक्शन है उसका पहला इंस्ट्रक्शन 510 एड्रेस पे से रखा हुआ है। तो फिर वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चला, तो ओएस ने क्या किया, P1 के पीसीबी में जाके यहाँ पे एक प्रोग्राम काउंटर का एक फील्ड होता है, वहां पे 510 कॉपी कर दिया और दूसरे रजिस्टर्स जो हैं उनकी वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर दी कि जब भी प्रोसेस ये रन करने के लिए जाएगी तो सीपीयू में रजिस्टर्स की वैल्यू क्या क्या होगी, जिससे कि ये प्रोसेस इनिशियलाइज होके और आगे बढ़ पाए। राइट? तो जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सब की वैल्यू इस पीसीबी में होती है। जब कोई प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो रन करने के लिए जाएगी, तो ये रजिस्टर्स की वैल्यू सीपीयू में भेज देंगे, जिससे कि वो प्रोसेस आगे बढ़ पाए। तो अब यहां पे ना एक टर्म आती है कंटेक्स्ट। क्या टर्म आती है? कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होता है? किसी एक प्रोसेस के पीसीबी का कंटेंट, कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, डिवाइसेस कौन कौन सी है, टाइप क्या है प्रोसेस का, ये जो सारी वैल्यूज हैं इनके अंदर की, पीसीबी के अंदर की, उनका कलेक्शन है कंटेक्स्ट। तो अब हम समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि हमारे पास कुछ 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 और P3 मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। यहां पे इनके पीसीबीज हैं, पीसीबी ऑफ P1, पीसीबी ऑफ P2, पीसीबी ऑफ P3। अब हम चाहते हैं कि सीपीयू में एक प्रोसेस जो ऑलरेडी रन हो रही है उसको रोका जाए और दूसरी प्रोसेस को सीपीयू में भेजा जाए रन करने के लिए।
आप ये बताओ कि कोई भी प्रोसेस को अगर हम सीपीयू से बाहर निकालेंगे तो क्या हम उसको बाद में अगर रन करने के लिए जाएंगे, अभी आधी अधूरी अगर सीपीयू से हमने बाहर निकाल ली तो बाद में अगर उसको रन करने के लिए गए तो वो प्रोसेस रीस्टार्ट होगी या रिज्यूम होगी? अब आप बोलोगे सर रिज्यूम होगी, बट अगर वो प्रोसेस रिज्यूम होगी तो जो अभी तक वो रन कर चुकी है उसका स्टेटस तो मुझे सेव करना पड़ेगा ना, बुकमार्क सेव करना पड़ेगा मुझे कि कहां तक चल गई है, जितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिए उनसे जो जो चेंजेस आए वो मुझे कहीं ना कहीं तो स्टोर करके सेव करके रखने पड़ेंगे ताकि उसे रिज्यूम किया जा सके। कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आगे मुझे एग्जीक्यूट करना है उसकी 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 रेफरेंस मुझे चाहिए। तो हम करते क्या है, कोई भी प्रोसेस जो सीपीयू में रन हो रही है उसमें ढेर सारे रजिस्टर्स की वैल्यू रहती है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू रहती है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करेगी अब ये प्रोसेस, है ना, एक्यूमुलेटर की वैल्यू रहती है, स्टेटस रजिस्टर्स की वैल्यू रहती है। ये सब रजिस्टर्स की वैल्यू सीपीयू से उठा के और इस प्रोसेस के पीसीबी में कॉपी कर दी जाती है। पीसीबी में हर एक रजिस्टर की फील्ड है ताकि हम क्या कर सकते हैं, ताकि हम ये सारी वैल्यूज जो है इन सारी वैल्यूज को क्या कर पाए, सेव कर पाए, ताकि जब भी ये प्रोसेस वापस सीपीयू पर रन होने जाए तो इन्हीं वैल्यूज को यूज करके करंट स्टेटस से आगे ही बढ़े, वापस रीस्टार्ट ना हो। तो हमने क्या किया, पीसीबी का जो कंटेंट सीपीयू के अंदर था एक प्रोसेस का उसको उठा के यहां रख दिया और जिस प्रोसेस को हमें नेक्स्ट रन करना है उसको हमने सीपीयू के अंदर भेज दिया। कैसे भेजा, उसके जो रजिस्टर्स की वैल्यू थी पीसी की वैल्यू यहां कर दी, एक्यूमुलेटर की वैल्यू यहां कॉपी कर दी, स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू यहां कॉपी कर दी, जो पीसीबी में था वहां लोड कर दिया। फायदा क्या है, फायदा ये है कि जो भी प्रोसेस रन करने जाएगी उसका कंटेक्स्ट या उसके पीसीबी की वैल्यू यहां पहुंच जाएगी और वो प्रोसेस आगे रन करेगी जहां उसने लास्ट टाइम छोड़ा था उसके। इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच। क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट स्विच। तो कंटेक्स्ट स्विच में क्या होता है, एक रनिंग प्रोसेस है, उसके सारे रजिस्टर्स की वैल्यू को उठा के हम उस प्रोसेस के पीसीबी में डाल देते हैं और दूसरी प्रोसेस जो नेक्स्ट रन करने जाती है उसके पीसीबी का कंटेंट हम पीसीबी से सीपीयू के रजिस्टर्स में कॉपी करा देते हैं ताकि वो प्रोसेस रन हो। अब प्रोसेसेस के बीच में स्विच कराना है हमें तो कंटेक्स्ट स्विच। ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्विच क्या है, context of current running process is saved to its PCB and context of other process is loaded to CPU from its PCB। दूसरी प्रोसेस के कंटेक्स्ट को हम लोड कर देंगे। ये जो प्रोसेस मैंने बताई पूरी इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट सेव ऑफ करंट रनिंग प्रोसेस और इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट लोड, दोनों मिला के और कंटेक्स्ट स्विच। एक प्रोसेस को बाहर निकाला सीपीयू से, दूसरी प्रोसेस को सीपीयू में रन करने भेजा। ठीक है, अब ये कंटेक्स्ट स्विच करता कौन है सर, कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कंटेक्स्ट स्विच का काम करता है। एक करंट रनिंग प्रोसेस को बाहर निकालता है और दूसरी प्रोसेस को अंदर डालता है। इस प्रोग्राम का नाम है डिस्पैचर। याद रखिएगा, डिस्पैचर क्या करता है, डस कंटेक्स्ट स्विच। एक छोटा सा मॉड्यूल है, प्रोग्राम है, यूं समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कंटेक्स्ट स्विच कराता है। क्या ये इतना क्लियर है सब लोगों को, जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंटेक्स्ट स्विच क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझे तो एक करंट रनिंग प्रोसेस को बाहर निकालना और दूसरी प्रोसेस को रन करने के लिए भेजना, है ना। तो एक प्रोसेस
बाहर आएगी सीपीयू से, दूसरी प्रोसेस सीपीयू में रन करने जाएगी, उसे बोलेंगे प्रोसेस का कंटेक्स्ट स्विच। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोसेस के स्टेट ट्रांजिशंस को, कि प्रोसेस जो है वो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग टाइम पे किन किन स्टेट्स में रहती है। जब भी कभी आप किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो बन जाता है एक प्रोसेस, बट वो रहती है न्यू स्टेट में। किस में रहती है? न्यू स्टेट में। तो जितने भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं आपके फोन में भी या फिर आपके पीसी में, जो आप अभी उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो वो सब रहते हैं न्यू स्टेट में। किसमें रहते हैं? न्यू स्टेट में। जब भी कभी आप उसको रन करने की कोशिश करते हो, तो वो पहले एडमिट होके आता है रेडी स्टेट में। अब हमने एक छोटा सा कल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट देखा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में एक सीपीयू पे एक प्रोसेस रन करती है और बची हुई प्रोसेसेस जो है सीपीयू के लिए वेट करती है। कहाँ वेट करेंगी? वो सारी प्रोसेसेस को हम कहते हैं वो रेडी प्रोसेसेस हैं, कि वो रेडी है कि जैसे ही उनका टर्न आएगा वो सीपीयू पे रन करने चली जाएंगी। बट जस्ट बिकॉज हमारे पास एक ही सीपीयू है, वो एक ही टाइम पे एक प्रोसेस को ही रन कर सकता है, बाकी की प्रोसेसेस रेडी टू रन रहेंगी। जैसे ही ये प्रोसेस करंट वाली सीपीयू छोड़ेगी या जबरदस्ती इससे छुड़वाया जाएगा, जैसा भी है, इससे सीपीयू छूटा कि दूसरी प्रोसेस फिर सीपीयू पे रन करने जाएगी। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेसेस जो सीपीयू पे रन करने के लिए वेट कर रही हैं, रेडी हैं, उन्हें बोलेंगे कि वो सारी रेडी स्टेट में है। तो स्टेट न्यू समझ में आया, रेडी समझ में आया। फिर आता है यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी, मल्टीपल रेडी प्रोसेसेस अगर हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करता है। इसका काम करता है एक छोटा सा प्रोग्राम ओएस का, जिसका नाम है शेड्यूलर। सीपीयू का एक शेड्यूलर होता है, वो शेड्यूलर सिलेक्ट करता है, फिर डिस्पैचर आता है और शेड्यूल करके और उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट में डाल देता है। तो अगर कोई प्रोसेस सीपीयू के अंदर चली गई तो उसका स्टेट क्या हो जाएगा? रनिंग स्टेट। ठीक है, अब अगर कोई प्रोसेस शेड्यूल होके डिस्पैच हो गई तो वो रनिंग कंडीशन में होंगी, उसका स्टेट रनिंग होगा। अब ये रनिंग प्रोसेस 3 रीजन से अपना सीपीयू छोड़ सकती है। या तो इसका काम खत्म हो गया तो एग्जिट होके टर्मिनेटेड स्टेट में चली जाएगी, या फिर इस प्रोसेस को किसी आईओ ऑपरेशन की जरूरत है तो वो आईओ ऑपरेशन के लिए वेट करेगी, वेटिंग स्टेट में रह के। जब इसका आईओ ऑपरेशन का काम भी ना हो और ये एग्जिट भी ना ले, मतलब खत्म भी नहीं हो रही और ना ही इसको कोई आईओ ऑपरेशन की जरूरत है, बट अगर किसी इंटरप्ट की वजह से या किसी दूसरे रीजन की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सीपीयू से जबरदस्ती बाहर लेके आएगा, तो फिर ये कहां जाएगी? ये जाएगी फिर रेडी स्टेट में। तो अगर कोई प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई, जबरदस्ती सीपीयू से छुड़ाई गई, तो ना तो वो ये वाला ट्रांजिशन लेगी, ना ये कौन सा ट्रांजिशन लेगी? ये वाला प्रीएम्पशन से रेडी स्टेट में चली जाएगी। अगर कोई प्रोसेस अभी वेटिंग स्टेट में है, इसको ब्लॉक्ड स्टेट भी कहते हैं, ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट। तो अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट में है और उसका आईओ ऑपरेशन या इवेंट कंप्लीट हो गया है, तो फिर वो कहां ट्रांजिशन लेगी? पहले रेडी में, फिर वहां से वो सिलेक्ट होके डिस्पैच होके और रनिंग कंडीशन पे जाएगी। डायरेक्टली किसी का आईओ अगर खत्म होगा तो वो रनिंग में डायरेक्टली नहीं जा पाएगी, याद रखिएगा, है ना। सारे स्टेट कवर हो गए, समझ में आ गए। अब एक छोटी सी चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रोसेस अपनी मर्जी से सिर्फ 2 ही ट्रांजिशंस इनिशिएट कर सकती है। अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से वॉलंटरीली 2 ट्रांजिशंस इनिशिएट कर सकती है, कि वो अगर रनिंग में है तो टर्मिनेट हो जाए, खुद से इनिशिएट कर पाएगी, और रनिंग में है तो आईओ के लिए चली जाए, खुद से इनिशिएट कर पाएगी। अपनी मर्जी से सिर्फ 2 ही ट्रांजिशंस कर पाएगी, रिमेनिंग सारे ओएस करवाएगा। प्रीएम्पशन भी है तो अपनी मर्जी से प्रीएम्प्ट नहीं होती है प्रोसेस, एक्सटर्नल रीजन की वजह से ही प्रीएम्प्ट होती है। अगर वेटिंग या ब्लॉकिंग उसका कंप्लीट हो गया है तो भी ओएस ही उसको रेडी स्टेट में लेके जाएगा। अगर कोई प्रोसेस न्यू से एडमिट होके और रन होना चाहती है तो भी उसको कौन? ओएस ही एडमिट करके रेडी स्टेट में लाएगा। सो ओनली 2 ट्रांजिशंस वी हैव व्हिच आर वॉलंटरी, रनिंग टू टर्मिनेटेड और रनिंग टू ब्लॉक्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। बाकी की सारी चीजों के बारे में यहाँ पे पूरी डेफिनेशंस मैंने लिख दी है, ताकि आप कभी अगर नोट्स बनाए तो इन नोट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कब कौन सा ट्रांजिशन होता है वो भी मैंने लिख दिया है। अब
बात आती है कि दो टाइप के मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो अगर हमारा प्रीएम्प्टिव सिस्टम है तो ट्रांजिशन रनिंग टू रेडी वाला रहेगा, क्योंकि प्रीएम्प्शन पॉसिबल है, एक प्रोसेस को जबरदस्ती सीपीयू छुड़ाया जा सकता है। अगर नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम है तो आप ये वाला ट्रांजिशन हटाएंगे और डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे कि प्रोसेस अपनी मर्जी से ही सीपीयू छोड़ेगी इन नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मैंने कल भी कहा था। तो अगर सीपीयू अपनी मर्जी से ही छोड़ेगी प्रोसेस, तो रनिंग से या तो एग्जिट होके खत्म हो जाएगी या फिर आईओ के लिए जाएगी खुद की मर्जी से, बट किसी भी रीजन से वो प्रीएम्प्ट नहीं होगी। दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम। क्लियर है? अब यहां पे ना एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आप लोगों को, जो ध्यान रखिएगा आप लोग, कि इन जनरल अगर प्रोसेस इन तीनों स्टेट में है, चाहे वो रनिंग में है, रेडी में है या वेटिंग में है, तो इन तीनों स्टेट में क्या होता है, प्रोसेस के ये जो तीन पार्ट हैं, चार पार्ट हैं, ये सारे के सारे मेन मेमोरी में रहते हैं। जब पहली बार प्रोसेस जो है एडमिट होके न्यू से रेडी स्टेट में आती है तो वो मेन मेमोरी में आ जाती है। जब प्रोसेस रनिंग के लिए गई तो उसका कंटेंट तो मेन मेमोरी में ही है, स्टैक मेन मेमोरी में है, हीप मेन मेमोरी में है, कोड भी मेन मेमोरी में है, डेटा सेक्शन भी मेन मेमोरी में है। खाली सीपीयू के जो रजिस्टर्स की वैल्यू पीसीबी में थी वो सारी की सारी रनिंग स्टेट में चली गई, तो उसका स्टेट रनिंग स्टेट हुआ है। प्रोसेस को हम बोलेंगे कि वो रनिंग करने चली गई, उसके रजिस्टर्स की वैल्यू मिल गई सीपीयू के अंदर, बट प्रोसेस का कंटेंट तो अभी भी मेन मेमोरी के अंदर ही है। जब प्रोसेस आईओ ऑपरेशन करने के लिए जाएगी तो भी प्रोसेस का कंटेंट तो मेन मेमोरी में ही रहेगा, वो खाली आईओ को यूज करेगी, दैट्स इट। तो इन तीन स्टेट में, रेडी, रनिंग, वेटिंग में अगर कोई प्रोसेस है तो वो मेन मेमोरी में रहती है। अब आप बोलोगे सर पूरी प्रोसेस मेन मेमोरी में रहेगी? अभी तक तो हाँ, बट हाँ अगर वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है तो हो सकता है कि प्रोसेस पूरी मेन मेमोरी के अंदर ना रहे, थोड़ा पार्ट उसका मेन मेमोरी में रहे, बाकी का ना। वो हम बाद में देखेंगे जब वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आएगा, बट हाँ प्रोसेस रहेगी मेन मेमोरी के अंदर अगर वो रेडी स्टेट या रनिंग स्टेट या वेटिंग स्टेट में है तो। इज दैट क्लियर बबुआ? कुछ समझत का नहीं? हम ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा पाएगा, ये बहुत दुख रहा है, इतना दुख रहा है कि बोलने में बहुत तकलीफ हो रहा है, तो तुम्हारा कंफर्मेशन जरूरी है। चलिए, अब दो टाइप की प्रोसेसेस होती हैं बेस्ड ऑन कि एक प्रोसेस कितना टाइम किस चीज के लिए स्पेंड करती है। जैसे कि आईओ बाउंड प्रोसेस, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। सीपीयू बाउंड प्रोसेस वो होती है जो सीपीयू पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। जैसे कि आपका गूगल क्रोम हुआ, वो सीपीयू पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, आईओ ऑपरेशन उतना यूज नहीं करता है जनरली, इन जनरल। ठीक है, जैसे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हो गया, मोस्टली सीपीयू पे रन करता रहता है। ठीक है, आपका और भी बहुत सारी दूसरी प्रोसेसेस हैं जो कि सीपीयू पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, आईओ ऑपरेशन कम यूज करती है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है या फिर सीपीयू एक्सटेंसिव प्रोसेस है, कि वो सीपीयू पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है और आईओ ऑपरेशंस पे कम। पर कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो कि आईओ ऑपरेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, उन्हें आईओ बाउंड प्रोसेस या फिर आईओ एक्सटेंसिव प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोई वीडियो चला के देख रहे हो, इसमें आपके वीडियो प्लेयर है कोई, तो वो आईओ ऑपरेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, वीडियो को डिस्प्ले करने में और आपके स्पीकर्स को यूज करने में। सीपीयू पे उतना टाइम स्पेंड नहीं होता उस प्रोसेस का। ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो आईओ पे ज्यादा काम लेती हैं और सीपीयू पे कम, उन्हें क्या बोलेंगे, आईओ बाउंड प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए अब बात आती है अलग अलग शेड्यूलिंग क्यूज की। शेड्यूलिंग क्यूज की जरूरत क्या है? देखो, जहां कहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक से ज्यादा, इन स्टेट्स में ही देख लो, जिस भी स्टेट में प्रोसेस एक से ज्यादा रखनी पड़ेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनका कलेक्शन बना के उनको एक क्यू में डाल देता है। जैसे कि न्यू स्टेट में, न्यू स्टेट में आपके पास बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो आप रन भी नहीं कर रहे हो, तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम एक कलेक्शन बना के जॉब क्यू में डाल देता है, उसका नाम दे दिया जॉब क्यू। तो जितनी भी प्रोसेसेस न्यू स्टेट में रखी होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका एक कलेक्शन बना लेगा ताकि ओएस को पता रहे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस मेरे पास न्यू स्टेट में हैं। उसके लिए उसने एक क्यू बना ली जिसमें उनको डाल दिया।
सबको नाम दे दिया जॉब क्यू। जितनी प्रोसेसेस रेडी स्टेट में है उन्हें रेडी क्यू में रखेगा ताकि पता चले ओएस को कि कौन कौन सी रेडी टू रन प्रोसेसेस हैं। और जितनी प्रोसेसेस किसी एक डिवाइस के लिए वेटिंग कर में है, ब्लॉक्ड है, प्रिंटर के लिए जो ब्लॉक्ड प्रोसेस रहेंगी वो प्रिंटर की डिवाइस क्यू में रहेंगी। इसके अलावा हार्ड डिस्क के लिए अगर कोई वेटिंग में है प्रोसेसेस तो हार्ड डिस्क की डिवाइस क्यू में रहेंगी। ऐसे हर एक डिवाइस की अलग अलग क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। तो यहां पे 3 टाइप की क्यू मैंने लिखी हुई है। जॉब क्यू, all processes from new state kept in this queue। जितनी भी प्रोसेसेस जो जॉब क्यू में हैं वो सारी न्यू स्टेट में रहती हैं। रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस रहती हैं? जितनी भी प्रोसेसेस फ्रॉम रेडी स्टेट, जितनी भी प्रोसेसेस का रेडी स्टेट है उन सबको ओएस एक्चुअली जॉब क्यू में नहीं, रेडी क्यू में रखता है। और डिवाइस क्यू, ऑल प्रोसेसेस which are waiting for a specific device। कोई स्पेसिफिक आईओ डिवाइस के लिए अगर कोई प्रोसेसेस वेट कर रही हैं तो वो सब उसकी डिवाइस क्यू में रहती है ताकि ओएस को पता चले कि कौन कौन सी प्रोसेसेस किस किस जगह पे रखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अलग अलग टाइप के शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स कहाँ काम करते हैं? कोई भी चीज की शेड्यूलिंग का मतलब है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उन मल्टीपल ऑप्शंस में से एक चीज को सिलेक्ट करना इज शेड्यूलिंग। जैसे कि अलग अलग कोर्सेस होते हैं, आप कोर्सेस की शेड्यूलिंग करते हो कि कौन सा पहले पढ़ेंगे कौन सा बाद में। मेरे पास भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं दिन भर की, किस क्लास को कब लेना है उसकी मैं शेड्यूलिंग कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही सीपीयू के पास मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं अलग अलग जगह पे। उन मल्टीपल प्रोसेसेस को कब कहाँ ले जाना है इसका डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम के ये अलग अलग शेड्यूलर करते हैं। अलग अलग का काम अलग अलग होता है। जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? इट ब्रिंग्स प्रोसेस फ्रॉम न्यू टू रेडी स्टेट। कोई भी प्रोसेस न्यू से रेडी स्टेट में आएगी तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेके आएगा। कब आएगी, कौन सी वाली प्रोसेस आएगी, इसका डिसीजन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? न्यू से रेडी स्टेट में कौन कौन सी प्रोसेस आएंगी, ऐसी बहुत सारी बैकग्राउंड प्रोसेसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती है जिसको आपके ओएस को दिन में 4 बार, 10 बार, 25 बार, 50 बार या हर एक घंटे में 25 बार चलाना होता है। तो कब ओएस उसको चलाएगा, कौन सी प्रोसेस को कब चलाना है, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को न्यू से रेडी स्टेट में लाके बैकग्राउंड में चलाने का है। तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम किसका? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है कि ज्यादा प्रोसेसेस ना हो जाए ताकि हमारे पास मेन मेमोरी में जगह कम पड़ जाए, और अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो रोक लेता है कि और नई प्रोसेसेस नहीं लाते हैं ताकि हमारे पास जो बची हुई प्रोसेसेस हैं वो ठीक से रन कर पाए। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या करता है? इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कितनी प्रोसेसेस हैं मेन मेमोरी के अंदर। तो अगर ज्यादा है तो और ज्यादा नहीं लाएगा, नहीं है तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए ले आता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? ये इसका काम सिर्फ सिलेक्शन का होता है। इट सिलेक्ट्स अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट टू रन। ये खाली सिलेक्शन करता है कि जितनी भी प्रोसेसेस रेडी स्टेट में अभी हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करेगा कि कौन सी नेक्स्ट रन करेगी सीपीयू के अंदर। ये रेडी से रनिंग स्टेट में नहीं ले जा रहा है, ये खाली सिलेक्शन कर रहा है। सिलेक्शन करेगा कि कौन सी प्रोसेस नेक्स्ट रन करेगी। जिसको भी इसने सिलेक्ट किया उसको फिर डिस्पैचर यहां से यहां लेके जाएगा। याद रहे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कंटेक्स्ट स्विच कौन कराता है? डिस्पैचर कराता है।
कंटेक्स्ट स्विच डिस्पैचर कराता है तो किसी प्रोसेस को रेडी से रनिंग में ले जाने के लिए डिस्पैचर काम आता है, बट कौन सी प्रोसेस को ले जाएगा ये शेड्यूलर डिसाइड करता है। किस टाइप का? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या जॉब शेड्यूलर। अब ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या जॉब शेड्यूलर जो है उसका काम जो है बहुत लेस फ्रीक्वेंट होता है, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहा गया है। लॉन्ग टर्म में यूज में आता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहा गया है कि जल्दी जल्दी कम कम टर्म में यूज में आ जाए। फिर आता है एक मिड टर्म शेड्यूलर। ये स्वैपिंग कराता है। अब ये स्वैपिंग क्या है सर? स्वैपिंग बड़ा सिंपल सा एक फंडा है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग को समझ में भी आएगा बड़े अच्छे से आपको। आप सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हो राइट कि नहीं करते? स्मार्टफोन यूज करते हो ना सब लोग। तो एक दिन आप अपना फोन यूज कर रहे थे और एक अच्छा खासा हेवी गेम अपने फोन में खेल रहे, तो मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जितनी भी रनिंग प्रोसेसेस है आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस के अलावा आपने एक बहुत बड़ा गेम ओपन करके रखा हुआ है जिसने मेन मेमोरी की रैम की काफ़ी स्पेस ले रखी है और आप उसको सीपीयू में रन करके यूज़ कर रहे हैं। सडनली आपको याद आता है कि एक मेल का आपको रिप्लाई करना है जो प्रोफेसर ने भेजा था आज सुबह, और आप उन्हें एक पीडीएफ अटैच करके देनी है असाइनमेंट की। तो आपने गेम को पॉज किया, आपने मेलिंग एप्लीकेशन ओपन की। अब मेलिंग एप्लीकेशन अगर आप ओपन करोगे तो ये मेल एप्लीकेशन भी मेन मेमोरी में रैम में आएगी। आपने ओपन कर ली, स्पेस थोड़ी सी कम बची अब आपके मेन मेमोरी के अंदर। अब आपको याद नहीं है कि प्रोफेसर को अटैच करने के टाइम पे नंबर ऑफ फाइल्स कौन कौन सी देनी है। तो आपने व्हाट्सएप उठाया और आपने अपने दोस्त को मैसेज करने की कोशिश की कि यार वो लिस्ट तो भेज कि क्या 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 फाइल्स अटैच करके भेजनी है। तो उसने आपको एक मैसेज किया, पर वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन अगर आपने ओपन किया है तो इसका मतलब है कि वो भी रन करने आएगी, तो वो भी मेन मेमोरी के अंदर आ गई। अब गेम बैकग्राउंड में पॉज्ड पोजीशन पे है, मेलिंग एप्लीकेशन आप टाइप कर रहे थे वो भी आधा मेल आपका ओपन है और आप व्हाट्सएप पे चले गए। अब थोड़ी देर के बाद आपके फ्रेंड ने बोला कि यार वो टेलीग्राम ग्रुप पे सर ने जो भेजा था उसी में है, मुझे नहीं पता कि क्या क्या फाइल्स है, वहीं से देखना पड़ेगा। तो आपने टेलीग्राम ऐप ओपन करने की कोशिश की। अब टेलीग्राम ऐप ओपन करने के लिए मेन मेमोरी में जगह है क्या? टेलीग्राम ऐप ओपन करने के लिए मेन मेमोरी में जगह बची? नहीं। अब मेन मेमोरी में अगर जगह नहीं बची और कोई दूसरी एडवांस टेक्निक नहीं है कि टेलीग्राम ऐप को भी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कराया जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा प्रोग्राम जिसका नाम है मीडियम टर्म शेड्यूलर, वो आता है पिक्चर में। और वो क्या करता है, वो चेक करता है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसको अभी यूजर यूज नहीं कर रहा। ये गेम वाली ऐप है जिसको आप बहुत देर से यूज नहीं कर रहे हो, वो पॉज्ड है बहुत देर से। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, इसको यहां से उठाएगा और इसको डिस्क पे मूव करा देगा, हार्ड डिस्क पे, सेकेंडरी मेमोरी पे मूव करा देगा। अब कहां मूव कराएगा? कहीं तो नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि ये रनिंग प्रोसेस के पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक प्रोटेक्टेड एरिया में रखता है जिसको बोलते हैं स्वैप स्पेस, जो यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, ये देख भी नहीं पाओगे आप। तो इस स्वैप स्पेस में इसको हटा दिया ताकि जगह मिल गई, और फिर आप थोड़ी देर तक टेलीग्राम ऐप ओपन करके और देख सकते हो। तो मेन मेमोरी में जगह बनाने के लिए आपको गेम को हार्ड डिस्क में डालना पड़ा। यहां एक बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। आपका ये समझ लो एक लिविंग रूम है कुछ इस तरीके से, और ये है सोफा, एल शेप सोफा। यहाँ पे एक डोर है, ठीक है, ये डोर इस तरीके से खुलता है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, ये है सोफा। कुछ गेस्ट आपके घर आते हैं, तो गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके फादर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप भी यहाँ पे बैठे हुए हो, उनसे बातें कर रहे हो। आपकी मॉम जो है अंदर किचन में है और वो चाय नाश्ता का बंदोबस्त कर रही है। थोड़ी देर के बाद में आपकी मॉम आती है यहाँ पे चाय और नाश्ता की प्लेट लेके और चाय चढ़ा के, लेट्स से नाश्ता की प्लेट्स लेके आती हैं, ब्रेकफास्ट की प्लेट्स लेके आती हैं, कुछ स्नैक्स की, और
चाय जो है वो अभी रख दी है बनने के लिए, पक रही है, जो भी आप बोलते हो, चाय बन रही है, पक रही है, जो भी है ना, चाय बन रही है। अब मम्मी को बैठने को ना सोफे पे जगह नहीं है, वो क्या करेंगी, ले उठ तो बेटा, आपको उठा देंगे यहां से। तो लो प्रायोरिटी, अब गेस्ट को तो उठाने से रहे, पापा को भी उठाने से रहे, तो आपको उठा के खड़ा कर दिया साइड में, ले जा तू, जा तो चेक करके यार चाय बनी या नहीं बनी, उठ तो। आपको उठा दिया, आप गए अंदर, चाय को देख रहे हो, आपका भी मन है, चलो अच्छा हुआ, टेंशन टली, हम कहाँ ही कर रहे थे। आंटियां पूछ रही थी क्या कर रहे हो आजकल, गेट वेट की तैयारी कैसी चल रही है, उनको क्या बताएं कैसी चल रही है, वो तो हमेशा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनको तो आंसर देने से रहे, तो अच्छा है हमने अंदर चले गए। आपकी मम्मी ने क्या कहा, आपकी मम्मी ने आपको उठाया। तो ये जो है मेन मेमोरी है, ढेर सारी प्रोसेसेस हैं। एक इनकमिंग प्रोसेस आई मदर, जिसकी वजह से हमने क्या कहा कि अभी स्पेस नहीं थी हमारे पास मेन मेमोरी में इनफ कि नई प्रोसेस को रख पाए। तो जो करंट रनिंग प्रोसेस थी एक, जो यूज नहीं हो रही थी ज्यादा, जिसका कोई काम नहीं था इस पर्टिकुलर लिविंग रूम में, उसको उठा के हमने डिस्क पे भेज दिया, जिससे क्या हुआ, आपकी मदर को यहां पे स्पेस मिल गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद आपको पता चला कि चाय तो बन गई है। अब आप तो उसको चाय को छानने से रहे, क्यों, गिर जाएगी, है ना, फिर क्लीनलीनेस चली जाएगी, मम्मी डांटेगी अलग, तो आप मम्मी को बोलते हैं मम्मी चाय बन गई है। तो आपकी मम्मी का काम हो गया, उन्होंने सबको स्नैक्स वगैरह सर्व कर दिया, प्लेट्स लगा दी, फिर उनका काम हो गया, तो वो वापस अंदर आती हैं और आपको बाहर भेज देती है, जा तू बैठ जा बाहर। राइट, तो होता क्या है, अगर आपने टेलीग्राम ऐप ओपन की तो शॉर्ट टर्म नहीं, मीडियम टर्म शेड्यूलर एक रनिंग प्रोसेस जो थी, जो अभी थोड़ी देर के लिए ब्लॉक्ड थी, ये बैकग्राउंड में ब्लॉक्ड थी, उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, मतलब ब्लॉक्ड स्टेट में चली गई थी, ब्लॉक्ड थी, ये वेटिंग स्टेट में थी, तो उस प्रोसेस को स्वैप आउट कर देता है। कौन करता है ये, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ताकि एक टेलीग्राम ऐप रन कर पाए। जब थोड़ी देर के बाद में टेलीग्राम ऐप का काम आपका खत्म हो गया, आपने देख लिया कि क्या 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 आपको फाइल्स भेजनी है, आपने मेल एप्लीकेशन भी भेज दी, बंद कर दी, आपने व्हाट्सएप बंद कर दिया, फिर से आप गेम की तरफ आते हैं, तो आप अब यहां पे फील करते हैं कि गेम फिर से लोड होता हुआ दिखता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत पहले मैं कुछ गेम्स खेला करता था पजल्स के, तो ऐसा होता था कि अगर पजल का गेम बहुत देर तक यूज नहीं हो रहा है और मैं वापस उस पर जाता हूं, तो वापस फिर से लोड होता है ना, पूरा फिर से रिफ्रेश टाइप होता है, बट मैं उसी कंडीशन पे आ जाऊंगा जहां पे मैं छोड़ के गया था उसको, उसी स्टेट पे आ जाऊंगा। तो क्या होता है, वो गेम वापस से लोड होता है। उस लोड होने का मतलब है कि मिड टर्म शेड्यूलर इस गेम को वापस मेन मेमोरी में लेके आएगा बाय स्वैप इन प्रोसेस। फिर से मुझे वही स्टेट मिलेगी, मैं रिज्यूम करूंगा तो आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये काम कौन करेगा, स्वैप आउट स्वैप इन का काम ये करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर। कब, जब मीडियम टर्म शेड्यूलर को लगता है कि इनफ स्पेस मेन मेमोरी के अंदर है नहीं किसी एक नई रनिंग प्रोसेस को रन करने के लिए, तो वो क्या करता है, किसी एक करंट प्रोसेस को या एक से ज्यादा प्रोसेसेस को स्वैप आउट कर देता है, फिर जब जरूरत लगती है तो उन्हें स्वैप इन कर देता है। अब अगर एक प्रोसेस को आपने स्वैप आउट कर दिया है तो उसका स्टेट बदल जाएगा। अब वो स्टेट जो बदलेगा तो उसका स्टेट होता है सस्पेंडेड। क्या स्टेट होता है, सस्पेंडेड। अब किस प्रोसेस को आप सस्पेंड कर सकते हो, क्या रनिंग प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हो, नहीं, रनिंग प्रोसेस को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। या तो कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड है तो उसे सस्पेंड कर सकते हैं, रेडी स्टेट में है तो सस्पेंड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक स्टेट में है तो वो सस्पेंड हो सकती है। तो अगर कोई प्रोसेस, फिर हमारा ट्रांजिशन डायग्राम बदल जाएगा, अगर कोई प्रोसेस वेटिंग या ब्लॉक्ड स्टेट में है और यहां से सस्पेंड हुई, तो वो जाएगी सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट, सस्पेंडेड ब्लॉक्ड या सस्पेंडेड वेटिंग। तो कोई प्रोसेस आयो के लिए वेट कर रही थी, आयो का काम उसका बैकग्राउंड में हो सकता है चल भी रहा हो और उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो ये स्वैप आउट हो गई, सस्पेंड हो गई। अब अगर वो प्रोसेस वापस रिज्यूम होना चाहती है तो वो आएगी वापस से ब्लॉक्ड स्टेट में। अगर कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में थी और यहां से सस्पेंड हुई तो वो जाएगी सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। एक अलग स्टेट रहती है, रेडी स्टेट को सस्पेंड करके हम यहां सस्पेंडेड रेडी स्टेट में डालेंगे।
अब अगर ये वापस रिज्यूम करेगी तो यहाँ आएगा। कभी कभी प्रोसेस सस्पेंडेड रहती है, ब्लॉक्ड स्टेट से सस्पेंडेड हो गई और इंटरनली वो सस्पेंडेड थी, तभी उसका आईओ ऑपरेशन खत्म हो गया। तो अगर इसका आईओ ऑपरेशन खत्म हो गया तो ये फिर सस्पेंडेड रेडी स्टेट में चली जाएगी। सस्पेंडेड तो है पर इसका वेटिंग खत्म हो गया, इसका ब्लॉक खत्म हो गया, आईओ ऑपरेशन खत्म हो गया। तो अगर इसका आईओ ऑपरेशन खत्म हो गया तो फिर ये सस्पेंडेड रेडी स्टेट में चली जाएगी। प्लीज ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। मेरी पुरानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज थी ना, उसकी पूरी पीडीएफ है, सारी की सारी एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम पे है, मैं आपको वहां टेलीग्राम पे दे दूंगा, मुझसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। पूरी पूरी पीडीएफ एज इट इज है, आपको बार बार रोज रोज वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ जो मैंने लास्ट टाइम लास्ट ईयर के लिए ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स, उसकी सारी पीडीएफ हैं, एज इट इज हैं, ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, वो मिल जाएगा आपको, वहां से ले लेना, ठीक है। तो हमारा अब ये प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऐसे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मेरा नाम सर्च कर लो बेटा, नाम से मिल जाएंगे। चलो, तो आज का ये सेशन हो गया हमारा खत्म। कल हम सीपीयू शेड्यूलिंग स्टार्ट करेंगे, 3-4 टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कल देखेंगे, और उसके बाद अगली शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स अगले दिन। 2 दिन में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पूरी डिस्कस करके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लेंगे, है ना। चलिए, अगर आप लोग अभी गेट 24 की तैयारी करना शुरू करोगे 3rd ईयर के अटेम्प्ट के बाद में, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अभी बहुत हाई डिस्काउंट के साथ, अप टू 30% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? प्राइस ड्रॉप है ऑलरेडी कुछ 22% के अराउंड, और ऊपर से 10% का उसमें और डिस्काउंट मिलेगा, तो ओवरऑल आपको अराउंड 30% का डिस्काउंट मिलेगा ये कोड लगाने पे। 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं, प्लस आइकॉनिक। क्या डिफरेंस है? प्लस में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है, क्विज मिलते हैं, डिजिटल नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलता है। आइकॉनिक में आपको ये तो मिलेंगे ही, ये अलग से मिलेगा, डिजिटल नोट्स के साथ में प्रिंटेड नोट्स, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप बाय अ कोच। तो ये सारे जो सब्सक्रिप्शंस हैं अलग अलग वेरिएशन में हैं। आप प्लस लेना चाहते हैं, आइकॉनिक लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएंट्स में, मतलब अलग अलग ड्यूरेशन के लिए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन का आइकॉनिक लें, नहीं तो आप प्लस लें। जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आप सब्सक्रिप्शन के साथ ये कोड लगाएंगे VDEEP10। इस कोड को लगाने से आपको 10% का नहीं, अभी तो 24 नवंबर तक 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, प्लस मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा, प्लस आपको मेरे गाइडेंस में पर्सनली पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स गेट 23 के लिए ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। 9 लेक्चर्स थे, एक और लेक्चर कल बचा हुआ है, उसमें ऐसी हमने प्रैक्टिस की है कोर्सेज की जिससे हम कहीं ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो एक बार उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर फिर से ऐसे आएंगे कोर्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट कोर्सेस एक्सेट्रा। गेट 24 के लिए नवंबर 24 से नई बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर की, डे आफ्टर टुमारो से। तो आप लोग ये भी एक्सेस कर सकते हो। एंड इंग्लिश बैच बाय सुब्बा सर, एल्गोरिदम्स। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 4 मंथ्स के सेशंस में। आप जो भी टेस्ट सीरीज लें ये कोड लगा लें, इससे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज की प्राइसेस बहुत नॉमिनल है, आप देख सकते हैं, तो आप वो टेस्ट सीरीज भी एक्सेस कर सकते हो। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से फिर, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग।